नमस्कार मित्रों, मैं राम मोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में पूछे जाने वाले सामान्य अध्ययन के भाग 3 के संबंध में चर्चा करेंगे। हमने इसके पहले सामान्य अध्ययन के 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। यह तीसरा वीडियो है। इसमें कुल 30 प्रश्न हैं और मेरा यह प्रयास है कि सर्वशुद्ध हल आप लोगों को उपलब्ध कराऊं। पहला प्रश्न है, सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हमारा सूची फर्स्ट है और इधर सूची सेकंड है। ये हमारा सूची फर्स्ट है, इधर का सूची सेकंड है। तो इसमें पूछा जा रहा है इनपुट डिवाइस MS DOS, कंप्यूटर का मस्तिष्क और कंप्यूटर का जनक। ठीक है, तो इसमें चार्ल्स बेबेज है सूची सेकंड में, CPU है, स्कैनर है और सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसका अब हमें मिलान करना है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है विकल्प पहली सूची है इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस जो है इसमें क्या है, स्कैनर। इनपुट डिवाइस क्या है, स्कैनर। ठीक है, जो इनपुट डिवाइस होती है जिसके माध्यम से हम डाटा को संप्रेषित करते हैं, तो स्कैनर है, कीबोर्ड है, माउस है, बारकोड रीडर है, माइक है, प्रकाशीय पेन है, ऑप्टिकल मार्क रीडर है, पंचकार्ड रीडर है। ये सब जो है आपके इनपुट डिवाइस हैं कंप्यूटर के। तो पहले में हमारा 3 सही हो जाएगा। हमारा विकल्प बी है MS DOS। MS DOS क्या है, तो MS DOS के विषय में आप लोगों को मालूम होगा माइक्रोसॉफ्ट का है। मैं लिख दे रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट, इसका पूरा नाम है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो है इसका पूरा नाम है। ठीक है, किसका, MS DOS का। और इसे जो है 1981 में तैयार किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट ने IBM के साथ मिलकर इसे तैयार किया था, लेकिन वर्तमान में इसका कम यूज होता है। तो MS DOS जो है आपका क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। MS DOS क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो इसका मतलब आपका हो जाएगा 4। ठीक है, तो 3 और 4। फिर हमारा विकल्प सी है, कंप्यूटर का मस्तिष्क ये किसे कहा जाता है, तो CPU को कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU को, इसे जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। तो हमारा हो गया 3, 4 और 2। इसके बाद हमारा बचता है कंप्यूटर का जनक। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। तो 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1 हमारा सही आंसर है। हम लोग देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। 3, 4, 2, 1 इसका सही आंसर है। ठीक है, हमारा दूसरा प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या थी। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या थी। तो पहला विकल्प है जैव विविधता, दूसरा विकल्प है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, तीसरा विकल्प है वायु प्रदूषण और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की जो थीम पूछा जा रहा है, तो उसका सही आंसर है विकल्प ए जैव विविधता जो है विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम थी।
पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून 1974 से यह मनाया जा रहा है। यह 1974 से मनाया जा रहा है। विकल्प बी है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, पारिस्थितिकी तंत्र बहाली। ये जो अभी 5 जून 2021 को जो पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा उसकी थीम है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, ठीक है। और विकल्प सी है वायु प्रदूषण, तो यह जो है 2019 के पर्यावरण दिवस की थीम थी। इसे आप लोग एक बार देख लीजिएगा। 2020 की थीम है जैव विविधता, 2021 की थीम है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन और 2019 की थीम है वायु प्रदूषण। हाँ मित्रों, आगे बढ़ने से पूर्व आपसे अनुरोध है, आप वीडियो को देखने के पश्चात चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ अपने बहुमूल्य सुझावों से भी हमें लाभान्वित करें। तीसरा प्रश्न है, जैव पारिस्थितिकी सबसे समृद्ध है कहाँ पे है? जो हमारी बायोडाइवर्सिटी होती है वो सबसे समृद्ध कहाँ पे है? पहला विकल्प है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र प्रदेश में, दूसरा विकल्प है ध्रुवीय क्षेत्रों में, तीसरा विकल्प है शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश में और चौथा विकल्प है महासागर में। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए। जैव पारिस्थितिकी जो है जो सबसे समृद्ध पाई जाती है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जैव पारिस्थितिकी सबसे समृद्ध होती है। हम लोग जो है महासागर आंसर लगा देते हैं, जबकि महासागर में स्थायी जैव विविधता पाई जाती है, स्थायी। लेकिन जो समृद्धता के दृष्टिकोण से देखेंगे तो उष्ण कटिबंधीय प्रदेश होंगे, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में जो अनुकूल परिस्थितियां होती हैं, तो अनुकूल परिस्थितियों के कारण जो है प्राणी हैं, जीव जंतु हैं या वनस्पतियां हैं, उनका इतना अधिक विकास हो जाता है कि जिसके कारण उन्हें जैव विविधता का भंडार कहा जाता है। और जैव पारिस्थितिकी या जैव विविधता जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में सबसे समृद्ध इसलिए मानी जाती है कि जो स्थलीय प्रजातियां होती हैं, निरंतर जीवित एवं प्राचीन समुदाय से संबंधित या जीव एवं पर्यावरण अनुकूलन की जो प्रवृत्ति पाई जाती है, गर्म तापमान पाया जाता है या उच्च आर्द्रता पाई जाती है, ठीक है। तो इनकी संख्या जो है कि अधिकता के कारण या नाशक जीवों की या परजीवों की अधिकता के कारण जो है वहाँ पर जैव समृद्धता अधिक पाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क अवस्थित है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क अवस्थित है। पहला विकल्प हिमाचल प्रदेश, दूसरा विकल्प उत्तराखंड, तीसरा विकल्प उत्तर प्रदेश, चौथा विकल्प जम्मू कश्मीर। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में पाया जाता है। 1984 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1984 ईस्वी में। विश्व विरासत सूची में भी इसे स्थान प्राप्त हुआ है। विश्व विरासत सूची में भी इसे स्थान प्राप्त हुआ है और इसे 1999 में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड के आधार पर सही कोड का चयन कीजिए। पहला विकल्प है गौरा देवी। सूची फर्स्ट में 4 हैं, गौरा देवी, पारिस्थितिकी, ग्लेशियोलॉजी और पृथ्वी दिवस। सूची सेकंड में ग्लेशियर, 22 अप्रैल, चिपको आंदोलन और एजी टांसले। हमें इसका सब मिलान करना है। तो जैसे हमारा पहला है गौरा देवी, तो गौरा देवी के विषय में हम लोगों को मालूम है ये चिपको आंदोलन से संबंधित है। किससे? चिपको आंदोलन से संबंधित है, जो कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में चलाया गया था। विकल्प भी है पारिस्थितिकी। तो पारिस्थितिकी जो है यहाँ पे पारिस्थितिकी तंत्र जो है एजी टांसले, पारिस्थितिकी से संबंधित कौन है? एजी टांसले हैं। एजी टांसले ने सबसे पहले जो है इकोलॉजिकल सिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किया था। और पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था? अर्नेस्ट हेकल ने। अर्नेस्ट हेकल ने। तो यहाँ पे चूंकि टांसले दिया हुआ है तो इसलिए हम टांसले मान लेंगे, तो 3-4 हो गया। इसके बाद हमारा विकल्प सी है ग्लेशियोलॉजी। तो ग्लेशियोलॉजी में ग्लेशियर का अध्ययन किया जाता है, तो 3-4-1 हो गया। इसके बाद पृथ्वी दिवस है। तो पृथ्वी दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो 3-4-1-2 हमारा
सही आंसर होगा। विकल्प ए हमारा सही आंसर होगा। 3, 4, 1, 2। अब जो हमारा पृथ्वी दिवस है, ठीक है, कब मनाया जाता है पृथ्वी दिवस? पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, और ये इसलिए मनाया जाता है जलवायु संकट एवं पर्यावरणीय समस्या की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए मनाया जाता है। आपने गेलार्ड नेल्सन, यह एक अमेरिकी सीनेटर थे, और इन्होंने ही सबसे पहले जो है पृथ्वी दिवस की ओर ध्यान सबका खींचा था। और पहली बार जो है 22 अप्रैल 1970 को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया था। ठीक है, यह भी इम्पॉर्टेंट है। कब मनाया गया था? 22 अप्रैल 1970 को पहला पृथ्वी दिवस मनाया गया था। ठीक है, और अगर 2021 की थीम पूछ ले, विश्व पृथ्वी दिवस 2021 की थीम क्या थी, तो ये थीम थी रीस्टोर आवर अर्थ। ठीक है, रीस्टोर आवर अर्थ जो है विश्व पृथ्वी दिवस 2021 की थीम थी। हमारा अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। पहला विकल्प है 1892, दूसरा 1927, तीसरा विकल्प 1911, चौथा विकल्प उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर विकल्प सी, 1911 में अंग्रेजों द्वारा दिल्ली को राजधानी बनाया गया। 1911 ईस्वी में दिल्ली भारत का एक वायसराय था जिसका नाम था लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। ठीक है, 1910 से लेकर 1916 ईस्वी तक यह भारत का वायसराय था। और इसी ने जो है 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार का आयोजन किया। कब किया? 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार का आयोजन किया, जिसमें ब्रिटिश सम्राट, ठीक है, जिसमें ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी का नाम था मेरी। जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी का नाम था मेरी। ठीक है, तो जॉर्ज पंचम एवं मेरी को जो है भारत बुलाया था, और 3 दिल्ली दरबार हुए थे। दिल्ली दरबार कुल 3 हुए थे, और पहला दिल्ली दरबार ऐसा था जिसमें ब्रिटिश सम्राट खुद उपस्थित थे। यह भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है कि किस दिल्ली दरबार में ब्रिटिश सम्राट ने अपनी भौतिक उपस्थिति दर्ज कराई थी। तो 1911 का जो दिल्ली दरबार हुआ था उसमें ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी ने अपनी भौतिक उपस्थिति दर्ज कराई थी। ठीक ना। यहाँ पे हम आपको और बताना चाहेंगे, जो पहला दिल्ली दरबार हुआ था 1877 में हुआ था लॉर्ड लिटन के समय में, और दूसरा दिल्ली दरबार जो हुआ था 1903 में हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में। जब इतिहास की वीडियो में बनाऊंगा तो इसके विषय में आप लोगों को पूरा विस्तार पूर्वक मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ये जो 1911 का दिल्ली दरबार हुआ था, ठीक है, तो इसमें जो है हमारी राजधानी पहले थी कलकत्ता। पहले राजधानी कहाँ थी? कलकत्ता। तो कलकत्ता से दिल्ली को ट्रांसफ़र किया गया। कब? 1911 में, और बाद में जो है, ठीक है, 1912 में, चूँकि 11 में घोषणा की गई थी और 12 में जो है दिल्ली राजधानी बनी। यह भी प्रश्न आता है, बहुत विवादास्पद होता है, 11-12 दोनों दे देता है, और किसी एग्जाम में तो 1911 ही मान लिया जाता है कि दिल्ली राजधानी कब बनी तो 1912 में। अगर घोषणा पूछा जा रहा तब तो 11 है, लेकिन कब बन गई तो 1912 होगा। ये क्लियर है आपका। ठीक है, इतना क्लियर होना चाहिए। और एक प्रश्न आता है परीक्षाओं में, घोषणा और लागू। ठीक है, घोषणा और लागू छोड़ दीजिए। घोषणा कब हुई? 1911 में। और लागू कब हुआ या बनी कब? 1912 में। नई दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी?
नई दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। तो 9 फरवरी को 9 फरवरी 1931 9 फरवरी 1931 को जो है नई दिल्ली भारत की राजधानी बनी। उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन उस समय भारत का गवर्नर जनरल था। ठीक है, तो ये आप क्लियर कर लीजिएगा। इससे संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में काफ़ी पूछे जाते हैं। और ये जो इस वीडियो में मैंने जो प्रश्न रखे हैं, ज़्यादातर प्रश्न जो है असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, वहीं से मैंने इसे उठाया है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा काल भारतीय इतिहास में सल्तनत काल के नाम से जाना जाता है? पहला विकल्प 1526 से 1757, दूसरा विकल्प 1206 से 1526, तीसरा विकल्प 1050 से 1205, चौथा विकल्प 1205 से 1290। तो हमारा सही आंसर है 1206 से 1526 ईस्वी। भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत का समय क्या है? 1206 में क्या हुआ था? दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। और 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध, जिसमें मुगल सम्राट, ठीक है, बाबर ने अंतिम लोधी शासक या अंतिम दिल्ली सल्तनत के शासक इब्राहिम लोदी को युद्ध क्षेत्र में पराजित करके मार दिया था और भारत में मुगल वंश की सत्ता स्थापित की थी। तो हमारा प्रश्न है सल्तनत काल तो 1206 से लेकर 1526 तक। इस दरम्यान जो है 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक कई राजवंशों ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। सबसे पहले है गुलाम वंश। गुलाम वंश ने 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक शासन किया। और गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। या दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था। इसके बाद जो है खिलजी वंश आता है। खिलजी वंश, ठीक है, तो खिलजी वंश जो है 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक है। और खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी जो है उसका संस्थापक था। और प्रसिद्ध शासक अलाउद्दीन खिलजी था। इसके बाद तुगलक वंश है। तुगलक वंश की स्थापना जो है 1320 में हुई और 1414 ईस्वी तक उन लोगों ने शासन किया। तुगलक वंश के बाद जो है सैयद वंश की सत्ता हुई। सैयद वंश 1414 से लेकर 1450 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद लोधी वंश आता है। लोधी वंश ने 1451 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है, तो यह इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं। आगे डिटेल में मैं आपको अलग से वीडियो में सारे शासकों और उनके विषय में पढ़ाऊंगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के एकदम नजदीक है? पहला विकल्प जोधपुर, दूसरा विकल्प दिल्ली, तीसरा विकल्प कोलकाता, चौथा विकल्प नागपुर। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, कोलकाता। कर्क रेखा के निकट स्थित शहर कौन सा है? कोलकाता। वैसे अगर देखा जाए कर्क रेखा के निकट स्थित सबसे अधिक निकट स्थित शहर है अगरतला। लेकिन हमारा प्रश्न जो है उसमें जो विकल्प है उसमें अगरतला नहीं है, इसलिए उसमें जो है कोलकाता हमारा सही आंसर होगा। हम लोगों को मालूम है कि कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आपका गुजरात से प्रारंभ करती है, ठीक है, कहाँ से? गुजरात से प्रारंभ करती है, मिजोरम तक जाती है। गुजरात है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उसका छोटा भाई छत्तीसगढ़, ठीक है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा,
त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है और कुल इन 8 राज्यों के 35 जिलों से होकर गुजरती। सबसे नज़दीकी शहर इसके अगरतला है। और एक माही नदी है, माही नदी भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगर कर्क रेखा की किसी एग्जाम में लंबाई पूछा था कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा, उसकी कुल लंबाई कितनी है, तो 2678 किलोमीटर, 2678 किलोमीटर उसकी कुल लंबाई है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध भागीरथी नदी पर बनाया गया है। पहला विकल्प है भाखड़ा नांगल बांध, दूसरा विकल्प है टिहरी बांध, तीसरा विकल्प है उकाई बांध, चौथा विकल्प है नागार्जुन बांध। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, विकल्प बी, टिहरी बांध। टिहरी बांध जो है उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर बनाया गया है और यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दोनों दिया हुआ। सूची फर्स्ट में दीन-ए-इलाही, दासवंश, साइमन कमीशन और औसत, और सूची सेकंड में है कुतुबुद्दीन ऐबक 1928, चरक और अकबर। अब हमें इनका मिलान करना है, तो हम देख लेते हैं दीन-ए-इलाही। दीन-ए-इलाही, तो हम लोगों को मालूम है कि दीन-ए-इलाही की स्थापना किसने किया था, अकबर ने किया था। अकबर ने कब किया था, 1582 ईस्वी में किया था। उसने एक नए धर्म का प्रवर्तन किया था। परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि अकबर के तौहीद-ए-इलाही या दीन-ए-इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू, तो बीरबल एकमात्र ऐसे हिंदू हैं जिन्होंने अकबर के दीन-ए-इलाही धर्म को स्वीकार किया था। ठीक है। कब, 1582 ईस्वी में दीन-ए-इलाही का प्रवर्तन अकबर के द्वारा किया गया था। तो हमारा ए में होगा 4, ए में होगा 4। इसके बाद है दासवंश, हमारा विकल्प भी है दासवंश। तो दासवंश का संस्थापक कौन था, अभी मैंने ऊपर आपको बताया है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है भारत में दासवंश का संस्थापक था, या उसको दिल्ली सल्तनत का भी संस्थापक कहा जाता है। 1206 ईस्वी से लेकर 1210 ईस्वी तक उसने शासन किया था। कुरान खां के नाम से प्रसिद्ध था, कुरान खां। ठीक है। लाल बख्श के नाम से प्रसिद्ध था। इसके बाद जो है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन भारत में कब आया था, साइमन कमीशन भारत में 1928 ईस्वी में आया था और भारतीय शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए आया था। और उसमें कुल 7 सदस्य थे। 7 सदस्य जो है अंग्रेज थे, उसमें किसी भी भारतीय को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। इसलिए भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया। कब आया था, 1928 ईस्वी में। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय को जो है लाठियों की मार पड़ी थी, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद है औसत। औसत मतलब यहाँ पे चरक है। चरक एक महान वैद्य थे, और चूंकि वैद्य जो है औसत देता, इसलिए औसत से संबंधित हैं। अब हम एक बार देख लेते हैं कि हमारा सही आंसर क्या होगा। तो दीन-ए-इलाही अकबर, तो एक में हो गया 4। दासवंश कुतुबुद्दीन ऐबक, बी में हो गया 1, 4 1। साइमन कमीशन हो गया आपका 2, और औसत हो गया 3। तो 4 1 2 3 आपका सही आंसर होगा। 4 1 2 3 आपका विकल्प सी सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य पढ़ा जाने लगा। ठीक है। तो पहला विकल्प है 42वां संविधान संशोधन, दूसरा विकल्प है 44वां संविधान संशोधन,
तीसरा विकल्प है 86वां संविधान संशोधन और चौथा विकल्प है 52वां संविधान संशोधन। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य की व्यवस्था की गई। और पहले था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे दो शब्द ज़्यादा लग रहा है हम लोगों को, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। क्या क्या जोड़ा गया था? समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 1976 ईस्वी में हुआ था। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था, जिसमें समाजवादी पंथ निरपेक्ष और साथ ही साथ अखंडता नामक शब्द को भी जोड़ा गया था। समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता नामक शब्द को भी जोड़ा गया था। चाहूँगा कि जो हमारा संविधान है उसकी जो प्रस्तावना है, जिसे हम उद्देशिका के नाम से जानते हैं, उसमें है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, जो कि पहले नहीं था, समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। यह भी पूछा जाता है कितने प्रकार के न्याय का विवरण प्रस्तावना में मिलता है? तो 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, मतलब 4 प्रकार की स्वतंत्रता का विवरण हमारे संविधान में वर्णित है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए 2 प्रकार की समता का विवरण मिलता है। यह किसी पीसीएस या किसी एग्जाम में पूछा गया था कि इसका कितने बार उल्लेख हुआ है। ठीक है, तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। अखंडता शब्द भी जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 मित में मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यही हमारे संविधान की प्रस्तावना। इस पर हम लोग जो है बाद में एक अलग से वीडियो बनाकर चर्चा करेंगे। इसके बाद हमारा इसमें जो है विकल्प भी है 44वां संविधान संशोधन। तो 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 क में रख दिया गया। और संपत्ति के जो हमारे मौलिक अधिकार 7 थे, अब उसके बाद 6 हो गया उसको हटाने के बाद। विकल्प सी है 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ था, 2002 में। और इसके द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जिसमें से 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की बात की गई थी। 52वें संविधान संशोधन द्वारा जो है हमारे संविधान में जो है दल बदल से संबंधित नियम बनाए गए और एक अनुसूची है 10वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई थी। ठीक है, मुझे लगता है दल बदल अधिनियम जो है 1985 ईस्वी के आसपास है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में है पहला विकल्प 392 अनुच्छेद 12 अनुसूची 355, दूसरा विकल्प है 395 अनुच्छेद 12 अनुसूची, विकल्प सी है 397 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूची और विकल्प डी है 399 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूची। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियां हैं। हमारे संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद हैं। अगर उसमें जो संशोधन हुए हैं, उपधाराएं जोड़ी गई हैं, उप अनुच्छेद जोड़े हैं, उसको लेकर तो 450 के ऊपर चले जाते हैं। लेकिन अगर देखा जाए मौलिक रूप से तो 395 अनुच्छेद ही माने जाते हैं और कुल 12 अनुसूची हैं। जबकि हमारा जो मूल संविधान था उसमें अनुसूचियों की संख्या 8 थी। तो जो पहला संविधान संशोधन हुआ था
पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, उसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, उसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, और 10वीं अनुसूची जो है 1985 के आसपास जो है दल बदल कानून से संबंधित जोड़ी गई। ठीक है, मुझे लगता है 1985 में आपका 10वीं अनुसूची नहीं जोड़ी गई है, थोड़ा सा मुझे इसमें कन्फ्यूजन है, तो इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा कि 10वीं अनुसूची संविधान में कब जोड़ी गई है। नहीं, इस ठीक ही है, मुझे लगता है 1985 ही होगा। इसके बाद जो 11वीं अनुसूची है ग्राम पंचायत से संबंधित है, 1993 में जोड़ी गई है, और 12वीं अनुसूची नगरपालिका से संबंधित है, 1994 में जोड़ी गई है। ठीक है, तो इसे आप लोग एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, रेनबो क्रांति संबंधित है, रेनबो क्रांति संबंधित है। पहला विकल्प है कृषि एवं संबंधित क्षेत्र के समग्र विकास से, दूसरा विकल्प औद्योगिक क्षेत्र के समग्र विकास से, तीसरा विकल्प बैंकिंग क्षेत्र के समग्र विकास से, और चौथा विकल्प ग्रीन हाउस प्रभाव के न्यूनीकरण से। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, कृषि एवं संबंधित क्षेत्र के समग्र विकास से रेनबो क्रांति संबंधित है। सन 2000 में नई कृषि नीति लागू हुई थी, नई कृषि नीति लागू हुई थी, और उसी को जो है रेनबो क्रांति के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, 1972 में प्रारंभ की गई गारंटी रोजगार योजना सर्वप्रथम प्रारंभ की गई थी। पहला विकल्प उत्तर प्रदेश, दूसरा विकल्प हरियाणा, तीसरा विकल्प महाराष्ट्र, चौथा विकल्प भारत के सभी राज्यों में। तो हमारा सही आंसर है जो 1972 में गारंटीड रोजगार योजना लागू की गई थी, सबसे पहले महाराष्ट्र राज्य में लागू की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, बालकों के लिए मुफ्त शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब प्रभाव में आया? पहला विकल्प 1 जनवरी 2010, दूसरा विकल्प 1 फरवरी 2010, तीसरा विकल्प 1 मार्च 2010, और चौथा विकल्प 1 अप्रैल 2010। तो हमारा सही आंसर 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू हुआ, प्रभाव में आया। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन 20वीं शताब्दी की खोज नहीं है? मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे स्किप करूँगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा जो है त्रुटि है क्वेश्चन में। मेरे अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है, क्योंकि जो चारों विकल्प दिए हैं वो चारों विकल्प 20वीं शताब्दी के ही हैं, 20वीं शताब्दी के ही हैं, उनकी खोज 20वीं शताब्दी में ही हुई है। तो जैसे सबसे पहले है आपका रेफ्रिजरेटर का आविष्कार कब हुआ था? 1914 ईस्वी में, 1914 में हुआ था, वी वेल्स ने किया था, वी वेल्स ने इसका आविष्कार किया था। और विकल्प बी है हेलीकॉप्टर, तो हेलीकॉप्टर का आविष्कार जो है किसने किया था? राइट ब्रदर्स ने किया। नहीं, हेलीकॉप्टर का आविष्कार जो है 1939 में किया था इगोर सिरकोस्की ने 1939 में जो है किया था। तो यह भी तो 20वीं शताब्दी का हुआ। इसके बाद विकल्प सी है एयरक्राफ्ट, तो एयरक्राफ्ट का आविष्कार जो है राइट ब्रदर्स ने किया था। किसने किया था? राइट ब्रदर्स ने किया था 1903 में। तो यह भी 20वीं शताब्दी की देन हो गई। और टेलीविज़न है, विकल्प डी है टेलीविज़न, तो टेलीविज़न का खोज जो है 1925 के आसपास इसकी खोज हुई जे.एल. बेयर्ड के द्वारा इसकी खोज हुई। तो मुझे लगता है चारों का जो है चारों जो दिया हुआ है चारों 20वीं शताब्दी की ही देन है, इनकी खोज 20वीं शताब्दी में ही हुई है, इसलिए मुझे लग रहा है कि प्रश्न गलत है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, कविता के वर्ग में होना चाहिए। कविता के वर्ग में 2020 का पुलित्जर पुरस्कार, तो 2020 का जो पुलित्जर पुरस्कार है
तो यहाँ पे आप कविता के वर्ग में काट दीजिएगा, ठीक है, कविता के वर्ग में काट दीजिएगा। यहाँ पे कुछ टाइपिंग एरर है। 2020 का पुलित्जर पुरस्कार किसने जीता? पहला विकल्प है गुलजार, दूसरा विकल्प है रॉबर्ट फ्रोस्ट, तीसरा विकल्प है विजय शेषाद्रि, चौथा विकल्प है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 2020 का पुलित्जर पुरस्कार जो है भारत के कुल 3 पुरस्कार, भारत के 3 पत्रकारों ने जीता है। भारत के 3 पत्रकारों ने जीता है फोटोग्राफी के लिए, फोटोग्राफी के लिए जीता है, जिनके नाम हैं दार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद। इन 3 लोगों ने जो है 2020 का पुलित्जर पुरस्कार जीता है। हमारा अगला प्रश्न है लौ शब्द का प्रयोग किस खेल में हुआ है? लौ शब्द का प्रयोग किस खेल में हुआ है? तो हमारा पहला विकल्प है क्रिकेट, दूसरा बैडमिंटन, तीसरा फुटबॉल और चौथा पोलो। तो हमारा सही आंसर विकल्प बी, बैडमिंटन से लौ शब्द जुड़ा हुआ है या संबंधित है। अगला प्रश्न है 28 फरवरी को मनाया जाता है, 28 फरवरी को मनाया जाता है। पहला विकल्प राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, दूसरा विकल्प भोपाल त्रासदी दिवस, तीसरा विकल्प पर्यावरण दिवस और चौथा विकल्प राष्ट्रीय वानिकी दिवस। तो हमारा सही आंसर है 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। विकल्प ए हमारा सही आंसर है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। और 2021 का जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया है उसकी थीम थी एसटीआई का भविष्य, एसटीआई का भविष्य, विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार, शिक्षा कौशल कार्य पर प्रभाव, शिक्षा कौशल कार्य पर प्रभाव, ठीक है। यह जो है 2021 के राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम थी, ठीक है। क्या थी? एसटीआई का भविष्य, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एसटीआई का भविष्य, विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार, शिक्षा कौशल कार्य पर प्रभाव, ठीक है। भोपाल त्रासदी दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को मनाया जाता है। किस गैस के कारण भोपाल त्रासदी घटना हुई थी? तो MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण जो है भोपाल त्रासदी हुई थी। और भोपाल त्रासदी दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। 2 दिसंबर को कंप्यूटर दिवस मनाया जाता है। और पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अभी ऊपर इसके विषय में चर्चा हुई है। विकल्प डी है राष्ट्रीय वानिकी दिवस। तो राष्ट्रीय वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को राष्ट्रीय वानिकी दिवस मनाया जाता है। और 2021 की थीम थी वन बहाली, वसूली और कल्याण का मार्ग, ठीक है। ये जो है राष्ट्रीय वानिकी दिवस 2021 की थीम थी। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है बिना बोझ के सीखना समिति के अध्यक्ष थे। पहला विकल्प है प्रोफेसर यशपाल, दूसरा विकल्प है प्रोफेसर पूनम बत्रा, तीसरा विकल्प है प्रोफेसर DS कोठारी, चौथा विकल्प है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, प्रोफेसर यशपाल बिना बोझ के सीखना समिति के अध्यक्ष थे, जो कि 1992-93 में गठित हुई थी। और इसने अपनी रिपोर्ट दिया था और बताया था कि
बच्चों में जो है रटंत विद्या की जो प्रबलता हो गई है, रटंत विद्या का प्रचलन हो गया है, उसे दूर करना चाहिए और बस्ते में इतनी ही किताबें हों जो उनके लिए अत्यंत आवश्यक हों। अनावश्यक किताबों का बोझ जो है उनके ऊपर न लादा जाए। ठीक है, यह है आपका यशपाल कमेटी। प्रोफेसर पूनम बत्रा हैं, तो यह दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, उसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी में कार्यरत हैं। ठीक है, और प्रोफेसर DS कोठारी, दौलत सिंह कोठारी, इन्होंने भारतीय शिक्षा आयोग की अध्यक्षता की थी, भारतीय शिक्षा आयोग की अध्यक्षता की थी। इसके विषय में हमने इसके पहले की वीडियो में चर्चा की है। हमारा अगला प्रश्न है, उपर्युक्त में से कौन सा सही है? तो पहला है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, ठीक, सितंबर 1981। यह सही नहीं है, गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE की स्थापना कब हुई थी? 17 अगस्त 1995 को जो इसकी स्थापना हुई थी। इसलिए जो है पहला विकल्प गलत है। ठीक है, विकल्प B इग्नू 1985, यह सही है। इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का स्थापना 1985 में हुई थी। विकल्प C है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, वयस्क शिक्षा, गलत है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में जो है यह व्यवस्था की गई थी कि प्रत्येक विद्यालय में जो है, प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम संसाधन उपलब्ध हों। प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम संसाधन का मतलब शैक्षणिक सामग्रियां जो होती हैं उनको उपलब्ध कराया जाए। कम से कम 2 कमरे हों, 2 शिक्षक हों जिनमें से एक कम से कम महिला हो, 2 शौचालय हो, लड़कियों का अलग हो, लड़के के अलग हो, इन सब का विवरण उसमें दिया गया था। तो यह भी गलत है। और विकल्प D है प्रथम शास्त्रीय भाषा कोंकणी, यह भी गलत है। 2004 में प्रथम शास्त्रीय भाषा तमिल को घोषित किया गया था, तमिल को घोषित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? पहला विकल्प मध्यमान, दूसरा विकल्प मध्यिका, ये मध्यिका हो गया है, मध्यिका। तीसरा विकल्प बहुलांक, चौथा विकल्प मानक विचलन। तो मध्यमान, मध्यिका और बहुलांक जो है केंद्रीय प्रवृत्ति के वो हैं। मानक विचलन जो है वह केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक वर्णनात्मक शोध का प्रकार नहीं है? पहला है सहसंबंधात्मक, दूसरा विकल्प तुलनात्मक, तीसरा है सर्वेक्षणात्मक, चौथा है प्रायोगिक। तो हमारा सही आंसर है विकल्प D, प्रायोगिक। प्रयोगात्मक शोध जो है वर्णनात्मक शोध का पार्ट नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, किस वर्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? पहला विकल्प 1956, दूसरा विकल्प 1966, तीसरा विकल्प 1976, चौथा विकल्प 1986। तो हमारा सही आंसर है विकल्प 1956 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसके विषय में मैंने पहले की वीडियो में बताया है, उसे आप देख सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला शैक्षणिक संस्थान जिसके पास सुपर कंप्यूटर है? पहला विकल्प है IIT मुंबई, दूसरा विकल्प है IIT दिल्ली, तीसरा विकल्प है IIT कानपुर, चौथा विकल्प है IIT खड़गपुर। तो हमारा सही आंसर विकल्प C, IIT कानपुर के पास जो है सुपर कंप्यूटर है और भारत का पहला शैक्षणिक संस्थान है जिसके पास सुपर कंप्यूटर है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कंप्यूटर भाषाओं में से कौन सी भाषा कृत्रिम बुद्धि में प्रयोग की जाती है? मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उसका प्रयोग किया जाता है। पहला विकल्प है प्रोलोग, दूसरा विकल्प है फोर्ट्रान, तीसरा विकल्प C, चौथा विकल्प है कोबोल। तो हमारा सही आंसर है विकल्प A, प्रोलोग। विकल्प A, प्रोलोग जो है ऐसी भाषा है, ऐसी कंप्यूटर भाषा है जिसका कृत्रिम बुद्धि में प्रयोग किया जाता है। इसका विकास जो है 1973 में फ्रांस में हुआ था, 1973 में फ्रांस में हुआ था। इसमें समस्याओं के समाधान में तर्क की प्रधानता दी जाती है। प्रोलॉग भाषा में क्या होता है, समस्याओं के समाधान में तर्क की प्रधानता दी जाती है, इसलिए इसे कृत्रिम बुद्धि में तथा तार्किक जो लॉजिकल प्रोग्रामिंग होती है उसमें
इसका यूज प्रोलोग का यूज किया जाता है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है क्लास क्या है? क्लास क्या है मतलब इसका हमें जो है पूरा नाम बताना है। तो पहला है विद्यार्थियों में साक्षरता एवं विद्यार्थी परिषद, दूसरा है विद्यालयों में कंप्यूटर साक्षरता एवं अध्ययन, तीसरा है विद्यालयों में पूर्ण साक्षरता एवं अध्ययन, चौथा है विद्यालयों में कंप्यूटर साक्षरता एवं विद्यार्थी। ठीक है। तो इसमें हमारा सही आंसर है विकल्प बी, विद्यालयों में कंप्यूटर साक्षरता एवं अध्ययन। जो क्लास है इसका पूरा नाम ही है क्लास का कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल्स। ठीक है। इसका यह पूरा नाम है जिसका हिंदी अर्थ होगा विद्यालयों में कंप्यूटर साक्षरता एवं अध्ययन। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? पहला विकल्प आलमगीर द्वितीय, दूसरा विकल्प अकबर द्वितीय, तीसरा विकल्प शाह आलम द्वितीय, चौथा विकल्प बहादुर शाह जफर। तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी, बहादुर शाह जफर। इसे बहादुर शाह द्वितीय के नाम से जानते थे। बहादुर शाह द्वितीय यह मुगल वंश का या अंतिम मुगल शासक था। ठीक है। और 1857 के विद्रोह में जो है इसे अंग्रेजों ने कैद करके रंगून निर्वासित कर दिया था, जहाँ पे उसकी मृत्यु हो गई थी। और यह जफर नाम से कविता भी लिखता था। जफर इसके जो है कवि हृदय का जो उद्गार था। ठीक है। इसलिए उसे जफर के नाम से जाना जाता था। 1857 का जब विद्रोह प्रारंभ हुआ था तो वह एक हिसाब से बहादुर शाह द्वितीय जो है उसमें लाल किले में अपना गुमनाम जीवन व्यतीत कर रहा था। संपूर्ण सत्ता पर अंग्रेजों का ही आधिपत्य था। और इस जब विद्रोह प्रारंभ हुआ तो उसमें बहादुर शाह द्वितीय की कोई भागीदारी नहीं थी, बल्कि जब सैनिक दिल्ली पहुंच गए और उन्होंने बहादुर शाह द्वितीय से आग्रह किया कि आप जो है सेना का नेतृत्व कीजिए, तब बहादुर शाह ने विद्रोह में सम्मिलित होने के लिए स्वीकार किया था। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है मोहम्मद अली जिन्ना ने किस अवसर पर घोषणा की, हम संवैधानिक तरीकों को तिलांजल देते हैं, आज हमने भी पिस्तौल बना लिया है और उसको प्रयोग करने की हालत में है। ठीक है। ये मोहम्मद अली जिन्ना का उद्गार है जब इनके भारत विभाजन की मांग को जब स्वीकार नहीं किया जा रहा था, पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया जा रहा था, सत्ता में इनकी भागीदारी को अहमियत नहीं दी जा रही थी, तब इन्होंने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया जिसमें पूरे देश में जो है इन्होंने क्या किए, दंगे करवाए, लूट मार की, बलात्कार, स्त्री हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार किया। बहुत ही बीभत्स घटना थी। और स्टेटमेंट से आप जो है उसको समझ सकते हैं, उसके स्वरूप को समझ सकते हैं। तो चूंकि मैंने आपको आंसर बता दिया तो विकल्प सी 1946 में जब लीग ने सीधी कार्रवाई की घोषणा की थी। हमारा तीसवां एवं अंतिम प्रश्न है अभी हाल में ही नासा ने अपने किस अंतरिक्ष यान को मंगल ग्रह की सतह पर उतारा है? पहला विकल्प है परसिवेरेंस, दूसरा विकल्प है होप, तीसरा विकल्प है उपर्युक्त दोनों और चौथा विकल्प है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर विकल्प बी, परसिवेरेंस नामक यान को भी हाल में ही नासा ने मंगल ग्रह की सतह पर उतारा है और वह वहां से मंगल ग्रह के विषय में जानकारी एकत्र करेगा। होप जो है सऊदी अरब का मंगलयान है और वो भी जो है अभी हाल में ही मंगल ग्रह की सतह पर उतरा है। मित्रों, इस वीडियो में मैंने कुल 30 प्रश्न रखे थे, जो कि इसमें से ज़्यादातर प्रश्न ऐसे थे जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और कुछ प्रश्न मैंने जो है इसमें बाहर से
भी रखे हैं और परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। इसलिए मित्रों, आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आप लोगों को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।